इंडिया में हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना वाइब्रेंट, इतना ह्यूमेन है कि हम देख सकते हैं कि जो माइनॉरिटी राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हैं। और जब माइनॉरिटी की बात होती है तो मैं जब ख़ास तौर पर जो मेरे मुस्लिम बहन भरा है उनको जब मैं देखता हूँ तो वो कोई ऑलमोस्ट 200 मिलियन है, तो वो तो एक्चुअली मेजॉरिटी इन द माइनॉरिटी वाली बात है। तो ये है भारत का रुख कि इतनी बड़ी बड़ी मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी को भी वो स्पेशल ट्रीट करते हैं। मेरी राय में उनको इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम प्रोफेसर धीरज शर्मा जी से करेंगे और उनका इंसाइट लेंगे, क्योंकि उनके पास हमेशा बहुत ही हाई एंड रिसर्च होती है और हमें समझाने के लिए बहुत कुछ कंटेंट होता है। मैं रोहतक से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के डायरेक्टर प्रोफेसर धीरज शर्मा जी का स्वागत करता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे याद है जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दोबारा से ओथ लिया था, अब लगता यही है कि वो फिर से ओथ लेंगे। जब मुझे वो दिन याद है सर कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सजदा किया था जी। और वो उनकी ग्रेटनेस है, हमेशा हम्बल इंसान है। सर ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भारत के रिश्ते, जिनको हम भारत की माइनॉरिटीज़ कहते हैं, और ख़ास तौर पर जो मेरे मुस्लिम बहन भाई हैं, मैं उनके हवाले से हमेशा सोचता हूँ कि वो तो मेजॉरिटी इन माइनॉरिटी हैं। सर 100 मिलियन या 200 मिलियन कोई माइनॉरिटी थोड़ी होती है, वो तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी होती है। तो सर इस सारे मामले को सर आप कैसे देखेंगे? देखिए जी कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के रीजनिंग समझ लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनी कैसे। तो मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर तफसील से बात करूंगा, अगर आप अलाउ करें। जी सर प्लीज प्लीज। तो भारत देश में ना जी अंग्रेजों का जब राज शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आकर बसा दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट से मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स खरीदे। उन्होंने कहा कि हमारी मोनोपोली यहां पे रहेगी और हम जो भी इंडिया से ट्रेड होगा। और वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जी वो एक हाईली करप्ट कंपनी थी। इट वाज अ प्राइवेट कंपनी। वो हाईली करप्ट कंपनी जब वो यहां पर आ गई तो उस कंपनी को जो उसके शेयर होल्डर्स थे वो उनको फायदा दे रहे थे, उनको आगे बढ़ा रहे थे। वो शेयर होल्डर्स जो थे वो बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग थे। पैसा बनाते बनाते जी एक समय ऐसा आ गया जबकि इस कंपनी ने लॉस करना शुरू कर दिया। यहां पर 1774-75 अराउंड दिस टाइम इस कंपनी ने बहुत मेजर लॉस किया। और जब वो मेजर लॉस इसलिए किया क्योंकि इनका टी ट्रेड अमेरिका के साथ था। अमेरिकन कॉलोनी इनके हाथ से चली गई, वहां पर डच स्मगल टी आनी शुरू हो गई और इनको नुकसान होना शुरू। उस नुकसान की भरपाई के लिए, क्योंकि उसमें क्राउन इन्वेस्टेड है, पैसा इन्वेस्टेड है, लोगों को पैसा चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपने मोनोपोली ट्रेडिंग राइट्स रखोगे परंतु हम आपकी गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे। और उन्होंने पहला एक जड़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन की वो वहां पर बो दी। वो जड़ ऐसे बोई उन्होंने कि उन्होंने वहां पर एक व्हाट वाज कॉल्ड एट दैट टाइम वाज कॉल्ड इंपीरियल काउंसिल। उसको उस टाइम पे इंपीरियल काउंसिल से पहले भी एक बोलते थे, मेरे ख्याल से उसको बोलते थे काउंसिल फॉर 4 सुप्रीम काउंसिल। 1774 में यह सुप्रीम काउंसिल इसलिए बनाई गई कि भारत में कैसे व्यापार होता है इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन, इन 4 लोग इसके अंदर आ गए। बाद में एक पिट 1974 में एक पिट एक्ट आया जिसके अंदर उसकी पॉपुलेशन को, उसके मेंबर्स को 3 तक कंट्रोल कर दिया गया। बट दे वुड डिफाइन व्हाट वुड बी द मेथड ऑफ ऑपरेशन इन इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की जड़ें बननी सी एक तरह से शुरू हो गई, एक स्ट्रक्चर बनना सा शुरू हो गया कि भारत को गवर्न कैसे करना है। 1774 में सुप्रीम कोर्ट इन्होंने इंडिया में बंगाल में अपने लिए इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। इनकी जो 2 और कॉलोनीज थी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसको भी एक अंडर दी बंगाल प्रेसिडेंसी कंट्रोल कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी पैरामाउंसी में आ गई। वहां का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया और वहां के दूसरे जो हैं जो 2 प्रोविंसेस वो गवर्नर बना। अब आहिस्ता 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 जैसे जैसे करप्शन इसमें बढ़ती गई, इनको इन्होंने कंट्रोल करने के लिए और इसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए।
1857 की क्रांति के बाद इनको लगा कि यहां तो हालात और बिगड़ गए हैं, तो इन्होंने एक इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 को पास किया। इससे पहली बार भारत देश में इन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई। लेजिस्लेटिव काउंसिल जब बन गई तो उसके अंडर इन्होंने 5 मेंबर्स को अपॉइंट किया, जो कि पांचों के पांचों जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हु लुक्ड आफ्टर द इंडियन अफेयर्स, वो ब्रिटिश अपॉइंट करते थे। परंतु इन्होंने एक छोटी सी चीज इसमें ऐड कर दी ताकि इंडियन लोग भी जो है ना वो इसमें शांत रहें। उन्होंने 45 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स बना दिए। अब ये 45 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन है? ये सारे जिम्मेदार, जागीरदार, ये लोग इसके मेंबर्स बनना शुरू हो। तो अब अगेन इनको कैसे काम करना है, इनकी क्या प्रक्रिया रहेगी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, किनके राइट्स रहेंगे, ये जो इन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया जी। इसमें इन्होंने एक बड़ा ही बहुत ही बढ़िया सा एक सिस्टम बना दिया कि ऑल पावर्स जो है वो काउंसिल के पास है और उनके ये नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, इनको इनपुट दे सकते हैं। इससे क्या राजा महाराजा जागीरदार भी खुश के हमारी बात सुनी जा रही है और पावर्स उनके पास कुछ नहीं। जब इसमें डिसकंटेंट चालू हुई तो उन्होंने पहली बार इंडिया में जड़ें जो है डिवीजन की वो डालनी शुरू की। इन 1892 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसको एक्सपैंड कर दिया, उसके मेंबरशिप को 60 कर दिया और उसमें 27 मेंबर जो है वो इलेक्टेड मेंबर्स इन्होंने डाल दिए। और पहली बार उन्होंने कहा उन 27 में से 6 मुस्लिम हो। यहां से माइनॉरिटी राइट्स का बर्थ शुरू हो गया जी। उनसे पूछा गया कि व्हाई बेस्ड ऑन रिलीजन आपने ये सिलेक्ट किया? उन्होंने कहा नहीं जी, ये माइनॉरिटीज जो है ना यहाँ पर जो कम तादाद में लोग हैं उनके लिए हम सोच रहे हैं। एक्चुअली उनका पर्पस ये था कि यहाँ पर डिवीजन के सीड्स बोए जाएं। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब जैसे ये चीज आई 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब पास हुआ पहला, फिर 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सेकंड टाइम जब पास हुआ, all these contained elements based on religious identity and some inclusion of representation of Muslims। यहां तक कि 1946 के जो इलेक्शन हुए जिससे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जिससे कि लेटर ऑन इंडिया और पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, उसमें भी इन्होंने रिजर्वेशन कर दिया फॉर माइनॉरिटीज। दे डिड नॉट अलाउ। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्रिटेन ने अपने वहां पर तो कभी माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था, जो वहां पर माइनॉरिटीज थे। और अमेरिका जो कि उस वक्त एक एमर्जिंग पावर थी, उस वक्त इतनी पावरफुल कंट्री नहीं थी, एमर्जिंग पावर थी, वहां पर भी उन्होंने कभी भी अपने वहां पर माइनॉरिटीज को उनको तो कभी उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया। यहां पर दे सोड द सीड्स फॉर प्रोटेक्शन अंडर द गार्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। पहले उन्होंने उनको एक देश ही दे दिया, हमारे देश के हिस्से कर दिए। उसके बाद एक लेगेसी छोड़ गए विद इन आवर कंट्री टू कैरी आउट दैट सिंबॉलिक not just symbolic, firstly symbolic, then actually constitutional requirement of specifically looking after very specific interests of minorities, which not necessarily in most cases could be beneficial for the development of minorities। अब मैं आपको इसके ऊपर आगे का वो देता हूं। 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोग इलेक्टेड जो हुए थे 46 के इलेक्शन में, वो आ गए। राजेंद्र प्रसाद जी को उसका प्रेसिडेंट चुन लिया गया। उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो बी.आर. अम्बेडकर जी बन गए। इसका पहला ड्राफ्ट जो है वो बी.आर. अम्बेडकर साहब ने अपनी स्पीच में खुद बोला है। एम.एन. राव नामक एक लीगल एडवाइजर थे जिन्होंने इसका पहला पूरा ड्राफ्ट बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन की लॉर्ड ऑफ द इंस्पिरेशन वाज ड्रॉन फ्रॉम आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। वहां से इसको बनाकर और उसमें इन्होंने अगेन एलिमेंट्स जो है बेसिकली टू डेमोन्स्ट्रेट दैट they have a very big heart, they started introducing the elements of protection for minorities in the constitution itself। अब इसका जो बेसिस बनाकर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में।
एंड माइनॉरिटीज को इक्वल राइट्स नहीं है इंडिया में, मोर देन इक्वल राइट्स हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ना दो अलग अलग चीजें हैं। एक तो माइनॉरिटी के जो इक्वल राइट्स की बात होती है, कि मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा पढ़ के, इट विल बी यूजफुल फॉर द व्यूअर्स टू लिसन। देयर आर टू सेपरेट डोमेन्स। वन इज द कॉमन डोमेन, which are the rights which are available to a common citizen, such as prohibition of discrimination against any citizen on the grounds of race, caste, sex, place, religion, authority of the state to make any special provisions for advancement of socially backward or socially or educationally backward classes. ये सब common है, but at the same time जो article 29 1, 29(2), 31, 32, Article 347, Article 350A, 350B very specifically looks at the separate domain of minority rights. इसमें से एक दो मैं आपको पढ़ देता हूं, बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। Right of any section of citizen to conserve distinct language, script और culture। अब आपने ये right दे दिया है कि अपनी distinct language, script और culture। Restriction on denial of admission to any citizen to any educational institution or aided by the state on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them. But at the same time आपने अगले कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें अगले सेक्शन में डाल दिया है कि right of all religious linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice। वो अपनी अलग अलहदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको गवर्न कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी मैनेज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन इन द मैटर्स ऑफ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। एक तो दे आर बेस्ड ऑन माइनॉरिटीज, दे कैन गवर्न ऑन देयर ओन एंड देन देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम स्टेट फंडिंग। और दीज आर ऑल वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स इश्यूज, जिसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आप इसको देखें तो rights of minorities, the ministry of became enshrined, and minorities are thriving in India, not just surviving but thriving in India, because they receive constitutional protection not just in the common domain but also in the separate domain। मुझे यूँ लगता है सर कि जैसे कम्युनलिज्म है वो शायद जो कॉलोनियल माइंडसेट के यही देश हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हैं, वो एक तरह से बुनियाद रखने वाले हैं। लेकिन भारत ने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा और उसकी कदर की। लेकिन मुझे सर ये फील होता है कि जैसे ये वक्फ बोर्ड है या मुस्लिम पर्सनल लॉ है, ये तो सब सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ बातें थी, जबकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन तो सेकुलरिज्म की गारंटी देता था। तो आपको लगता है कि ये, जिस तरह मुझे फील होता है कि ये क्लैश हो रही हैं चीज़ें, कि जैसे आप कुछ कम्युनिटीज़ को बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस दे रहे हैं और उनके रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं उनको टॉप पे रख रहे हैं, दूसरी तरफ सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। सेकुलरिज्म का मकसद ही रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग करना है। तो इस एस्पेक्ट को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, पहले तो सेक्युलर वर्ड वाज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टिल 1976। by the very definition that India was divided into two parts based on religion, it was already determined that a home to the minority Muslims will be provided in Pakistan, form of Pakistan, and that all the minorities will go there and they will thrive, because they felt, it was felt by the British and probably felt by the leaders of then Muslim population, that they are not safe under the leadership of the Hindus and that they must have a separate country. Now that they had a separate country, what remained de facto became a non-Muslim at the least. आप समझ रहे हैं? तो at the least it is non-Muslim, because Muslims के लिए तो अलग बना ही दिया. So at the very least it is non-Muslim, and at the highest extent it is a Hindu nation, because it was majority at that point in time, close to 90% was Hindu. So in 1976, under 42nd amendment of the constitution, जहां तक मुझे याद है, मुझे लगता है 42nd amendment है constitution की, इंदिरा गांधी जी ने ये हमारे प्रियम्बल में ये वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया था, और दो वर्ड्स थे एक्चुअली,
One was secular and other was socialist, which were introduced. So this is not the founding fathers when they developed the constitution, and the Constituent Assembly developed it and passed it, and which came into being on in 1950, did not have the word secular in it. But over a period of time, India is secular because Hindus are secular. Hindus are all embracing. They take everybody along. They will embrace everybody. So this notion of secularism is germane to the Hindus of India, and it was there even before the word secular was enshrined in the Constitution. So Constitution did not teach the Indians to become secular. Indians were secular even before it was put and enshrined in our Constitution. However, as you have mentioned, that 1954 में ये वक्फ एक्ट आया है, उसके बाद 1995 में आई थिंक इसमें अमेंडमेंट हुई, 1995 में वक्फ एक्ट दोबारा आया. वक्फ एक्ट primarily deals with the properties which were erstwhile supposedly controlled by the Muslim rulers or Muslim population, which includes land and buildings. Essentially ये उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको लाया गया था. तो डिफरेंट स्टेट्स, अगर मैं आपको थोड़ी सी जानकारी डिटेल में दे दूं, मैंने थोड़ा सा लिखा था इसके बारे में, तो आई कैन शेयर विद यू इन डिटेल कि वक्फ एक्ट जो है, to the best of my memory, every state will have, almost every state has its own Waqf board. So the Central Waqf Council, which only deals with is established for the purpose of only advising on certain matters, but हर state के अंदर, और जहां तक मुझे लगता है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में भी है, क्योंकि last I had read, I can't find it in my notes, last I had read there are 30 Waqf councils in India, and in 2011 under, I think the committee was formed under Justice Shashwat Kumar. Justice Shashwat Kumar in 2011 prepared the report on the status of all the Muslim properties, and they found that Waqf board was amongst the largest land holding authorities in India. Waqf board had land to the tune of 1.1 lakh crore, 1.2 lakh crores, 1.2 lakh crore worth of land was there, and there were serious issues in the functioning of the Waqf boards of various states. It was pointed out by Justice Shashwat's committee had prepared a status report of Muslims in 2011. उसके ऊपर ये भी बताया गया कि इसमें हजारों करोड़ की लैंड है, लाखों करोड़ की लैंड है, एंड बिल्डिंग्स हैं, और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका स्टेट वक्फ बोर्ड उसको देखती हैं, उससे वो लीज मनी जिनको लीज किया उससे वो कलेक्ट करती हैं. परंतु द वक्फ बोर्ड हैज गॉट, बिकॉज इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके पास बहुत पावर्स हैं. बहुत सारे लोग इसके ऊपर बहुत सारे रिसेंट आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं, देयर वेयर पीपल हैव कंटेंडेड that for a Waqf board to own a property, to demonstrate that this property belongs to Waqf board, it is just the collective thinking of that body which can determine, and then jiska wo land hai, that person has to actually prove it to the Waqf board at the first instance that the land does not belong to the Waqf board. So it is like, you are proven guilty, even proven guilty, and you have to prove your innocence. You are guilty before being even in charge. So ये एक बहुत ही important body है. हर स्टेट में वक्फ बोर्ड है, जहां तक मुझे लगता है यूनियन टेरिटरीज में भी है, और 30 के करीब ये वक्फ बोर्ड ऑपरेट करते हैं. 1995 का वक्फ एक्ट है, आप लोग उसके बारे में पढ़ सकते हैं. उसमें बहुत सारी पावर्स एनश्राइंड है. इसकी जो काउंसिल है, वेरी वेरी पावरफुल काउंसिल व्हेन इट कम्स टू मैटर्स कंसर्निंग वक्फ प्रॉपर्टीज एंड बिल्डिंग्स. सर, ये जो वक्फ बोर्ड है हर स्टेट में है, सेंट्रल लेवल पे भी इसको रिकग्नाइज किया जाता है, इनकरेज किया जाता है. ये जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ हैं उनको कंट्रोल करता है, उनके रेवेन्यू को कंट्रोल करता है. ऑन द अदर हैंड
जो अक्सरियत के मंदिर हैं, भारतीय अक्सरियत के जो मंदिर हैं, उसको कंट्रोल सरकारें डायरेक्ट करती हैं। कोई ऐसे वहाँ के लोकल बोर्ड्स नहीं हैं, हिंदुओं की ऑर्गेनाइजेशन इस काबिल नहीं समझी जाती। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को सर आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, ये तो अगेन कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों ने ऐसी चीजें डाली हुई हैं। अब दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज। अगर आप इसको देखें, आपको पता है कि वक्फ की तो नॉट जस्ट स्टेट बट डिस्ट्रिक्ट लेवल वक्फ कमिटीज होती हैं, मंडल लेवल वक्फ कमिटीज होती हैं, and this is the level to which there is an administration, and there is actually a severe shortage, because इसमें largely it is attempted that कि Muslim officer ही appoint होगा, you cannot have a non-Muslim person looking after the waqf properties. Whereas when it comes to Hindu temples, there are several Hindu temples जिनके trusts में आपको non Hindus मिलेंगे, आपको Christian मिल जाएंगे, आपको people from various faiths मिल जाएंगे, and of course most of them are administered by civil servants also. The boards are there, have a representation of civil servants. Many of them have CEOs who are civil servants. So ये एक बहुत बड़ा conflict है, where on one end, when it comes to the Hindu religious institutions, the Hindu religious institutions are fully secular in that sense, and the minority institutions to a great degree are only probably determined to serve the minorities, and they are protected because they are minority institution, and there is nothing special which is given to the majority institutions. Temples को ही ले लें आप, अमरनाथ से स्टार्ट हो जाइए और नीचे आप तिरुमला टीटीडीटी उसको बोलते हैं, जो जहां पे तिरुमला तिरुपति ट्रस्ट है, one of the largest trusts. इन सब में अगर आप देखेंगे, the boards are represented with several people who are public servants, several people who are politicians, several people who are bureaucrats. तो उनका एक दखल जरूर रहता है, परंतु यहाँ in the other parts it's not so. So ये I think अगर हम इसको in depth देखें, तो I believe that over a period of time, मेरा एक आर्टिकल है, who should acquires to who, कौन किसको एक्वायर्स करेगा, इसके ऊपर कल्चरेशन की थियरीज बनी हुई। तो आप देखें कि अगर हम इंग्लैंड में या कनाडा में हमारे पंजाब के भाई वहां जाते हैं, तो वो इंग्लैंड में या कनाडा में जाने के बाद वो कनाडा के प्रति एक्वायर्स होते हैं, वो अपने नाम तक कैनेडियन रख देते हैं। तजिंदर सिंह बिकम्स टिम, हाँ जी, शरणदीप सिंह बिकम्स सैम, all these, because they're acquiescing to the dominant culture. They are even with name being just a case in point. नाम is just a case in point. तो जो मेजॉरिटी कल्चर को माइनॉरिटी कल्चर एक्वायर्स करता है। इंडिया वाहिद ऐसा देश है जहां पे मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी को एक्वायर्स करती है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी को एक्वायर्स नहीं करती। अब फॉर इंस्टेंस, इवन when it comes to greetings, it would be rarest of rare that if you go to Punjab and you would be greeted with a namaste or namaskar or anything of that nature. The typical greeting would be Sat Sri Akal, and Hindus would also end up using Sat Sri Akal. They would not be using namaste. So they are acquiescing. Similarly, when we go to J&K, most people would say Assalamu alaikum. Hindus would also say Assalamu alaikum. But ये जो reverse है, this does not happen very much. I'm just making a case in point. This is just a case in point. So while Indians who go abroad acquires to the majority culture, अपने नाम तक बदल देते हैं, अपनी शनाख्त बदल देते हैं, अपना language, अपना culture, वहां पर Thanksgiving celebrate होती है, अमेरिका में बिग टाइम थैंक्सगिविंग सेलिब्रेट होती है, सब लोग करते हैं इररिस्पेक्टिव। क्रिसमस सेलिब्रेट होता है बहुत बड़े तरीके से, हालांकि लोग सिख हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू इंडिया, these celebrations become very, very restrictive to communities who are separate on religious lines. मुझे ऐसा लगता है कि true acculturation would be
कि जब सब लोग जो भारत देश के मेजर फेस्टिवल्स हैं वो सब लोग सेलिब्रेट करें. Diwali is not just a festival of Hindus alone. It is religiously a festival of Hindus, but from a celebratory standpoint, it's a celebration of India. तो उसमें सब लोगों का participation. So ये एक जो आपने चीज बताई है, वक्फ बोर्ड is an example of that, where the government over the years has probably created provisions and bended over backwards to accommodate the rights of property and rights of buildings of people of you would find numerous instances. अगर एक सर्वे करवा लेना भारत देश में, आज आप देखें कि यहाँ वो शामलाट जमीन बोली जाती है. शामलाट जमीन के ऊपर लोग आकर अपना रिलीजियस इंस्ट्रूमेंट रख देते थे और वहां पर रिलीजियस प्लेस बन जाता था. फिर उसको खाली करवाना एक असंभव सी बात है. ये आप आम लोगों से पूछ सकते हैं कि कैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश होती हैं खाली जमीनों के ऊपर. इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री इवन टुडे ऐसे इंस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे. सो ये वही चीजें हैं जिनको एक लीगलाइजेशन का एक जरिया अब्यूज होकर ये सिस्टम बन जाता है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं. जी, आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर देन इंदिरा गांधी ने सेकुलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन में घसीड़ा, और फिर हमने साथ साथ ही पैरेलल देखा कि सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन के पैरेलल मुस्लिम पर्सनल लॉ ला रही हैं, जिसको मैं सेमी शरिया लॉ या शरिया लॉ भी कह सकता हूँ, जिसका सेकुलरिज्म के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था. तो क्या ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन पैरेलल नहीं चल रहा था? You see, again, अभी यूसीसी की बात हो रही है जी. I think Uniform Civil Code is the need of the hour. अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, देन मैं दो तीन स्टडीज करवाना चाहूंगा भारत सरकार से. इंडिया हैज एक्सपेरिमेंटेड विद दिस सिस्टम फॉर 75 years, जहां पर पर्टिकुलरली मुस्लिम पॉपुलेशन को अपने रिलीजन बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पर्टिकुलरली हम मदरसे एस्टैब्लिश करने की इजाजत है, वो करते हैं. लेट अस स्टडी दिस फॉर 75 years के इन इंस्टीट्यूशंस का एक्चुअल इंपैक्ट क्या है ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ मुस्लिम्स. क्या इन इंस्टीट्यूशंस से भारत के मुसलमानों को हायर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स प्राप्त हुए हैं? Have these institutions been able to produce high level engineers, doctors, other professionals? Have these institutions, which are totally religious institutions, able to produce the best thinkers, civil servants, policy makers of this nation? I don't know. This is a study which needs to be conducted. I am afraid the anecdotal evidence today indicates कि ये नहीं हुआ है. So which means our experiment of 75 years in setting these separate minority educational institutions for Muslims probably has failed the Muslims themselves. Muslims have not been able to benefit from all this. Maybe a uniform sort of a system where the educational institutions are open for all would probably benefit them more than these restrictive institutions. So Uniform Civil Code is just one step in that direction, which is only looking at the personal laws and so on and so forth. But मैं तो एजुकेशन की बात करूंगा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर ये स्टडी कराई जाए, जैसे अमेरिका में, मैं आपको एक बात बताता हूँ. देखिए, ब्राउन एंड वो स्कूल एजुकेशन बोर्ड का क्लासिक केस हुआ है वहां पर अमेरिका में, जिसकी वजह से उन्होंने एक सिस्टम बना दिया था, which means black and white people will study together. उससे पहले क्या होता था, उससे पहले का जो कोर्ट का जजमेंट था, that was said separate but equal. तो उन्होंने एक फाइंड किया कि अमेरिकन स्कूल्स में वो कहते थे कि जो white people and black people will study separately as long as the standard of education and the quality of infrastructure was identical. बट उन्होंने उसके ऊपर एक जजमेंट पास कर दी कुछ सालों के बाद, जिसमें उन्होंने कहा बाय वेरी डेफिनेशन इफ यू हैव सेपरेट इट इज अनइक्वल, तो हम उनको इकट्ठा कर देते हैं. तो 1960s में जब सिविल राइट्स मूवमेंट हुई तो ब्लैक्स एंड व्हाइट स्टार्टेड टू स्टडी टुगेदर. जस्ट इमेजिन, इट ओनली हैपेंड इन 1960s.
और उसको इंटीग्रेट होते होते अगले 20 साल लगे, तो 80s तक वो मोर और लेस सेपरेट ही चल रहा था। 60s में इन्होंने इकट्ठा पढ़ना शुरू किया, मिड 60s में जब सिविल राइट्स मूवमेंट आई है। टुडे अमेरिका में ये बहुत बड़ी एक मूवमेंट चली है जहां पर वो एग्जामिन करना चाहते हैं कि ये 60 सालों में ऑफ मिक्स स्कूलिंग हैज इट एक्चुअली बेनिफिटेड द ब्लैक पीपल, कि वो अलग अलग पढ़ रहे थे उसका डेटा है और अब इकट्ठे पढ़ रहे हैं उसका डेटा है। हैज इट रिजल्टेड इन अपलिफ्टमेंट ऑफ द ब्लैक पीपल? हैज इट रिजल्टेड इन रिड्यूस्ड क्राइम? हैज इट रिजल्टेड इन लेसर ब्रोकन फैमिलीज? हैज इट रिजल्टेड इन प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोफेशनल्स? Has it resulted in more citizenship behaviors? I think a similar study in India needs to be examined. All these institutions of minorities which were set up and special provisions were there, has it resulted in a reduction in crime rates amongst the minorities, production of more professionals in minorities, having better qualified individuals, and having individuals who are exhibiting citizenship behaviors towards the nation as an outcome of this learning? So ये एक examination होना जरूरी है. Only then I think we would be able to, but I'm already telling you the anecdotal evidence is very, very clear that this system has not delivered. At the least, it has not delivered even for the Muslims. So therefore, such separations and such different statuses do not really benefit anybody. And in a country such as India, it only benefits everybody if there is no such separation or segregation. जो हम कम्युनिटीज़ को एक दूसरे से अलग रखते हैं तो जो निस्बतन छोटी कम्युनिटी होती है साइज में, वो खुद मार्जिनलाइज होती चली जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली मिडल ईस्ट में भी हम यही देखते हैं कि जो जिहादी ग्रुप हैं वो अपने ही कम्युनिटी को मार्जिनलाइज कर रहे होते हैं और दुनिया से, मॉडर्न दुनिया से अलग कर रहे होते हैं। भारत में भी, भारत बहुत आगे जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन के रास्ते पे है, मगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के कुछ लीडर जो हैं वो अपनी ही कम्युनिटी को इनफैक्ट पीछे कर रहे हैं। सर, इसी बातचीत को आगे लेके चलते हुए अब CAA का मसला है, उसको मैं थोड़ा सा टच करना चाहता हूँ। तो CAA जो असल में नेहरू लियाकत अली ख़ान पैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है 1950 से, कि पार्टीशन के बाद जो परसिक्यूटेड कम्युनिटीज़ थी, ख़ास तौर पर जो हिंदू, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस, जैन, बुद्ध जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में थे, उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तो इनको हम अकोमोडेट करें, क्योंकि जो इंडियन मुस्लिम जो इंडिया में रह रहे थे वो तो ऑलरेडी वहाँ पे मिलियंस एंड मिलियंस रह रहे थे, हंड्रेड्स मिलियंस रह रहे थे, उनको तो इशू नहीं था। तो उस पे वेस्टर्न वर्ल्ड ने शोर शराबा किया अभी रिसेंटली जब ये बिल को नाफज किया है अमित शाह जी ने, और फिर अमेरिकन जो है सफारतकार, उसको समन भी किया गया था भारत में। तो सर, ये CAA भी क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटी राइट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है? आई थिंक मैं वही कहता हूं कि हमारे फॉर फार टू लॉन्ग आई थिंक वी हैव रियली नॉट हैड अ स्ट्रेटेजिक व्यू ऑन दिस मैटर। आप ये देखें, हमने अपने देश के 3 टुकड़े करवा लिए। पहले छोड़िए, हमने अपने 4 टुकड़े, उससे पहले 1937 में बर्मा इंडिया से अलग हुआ, बर्मा ही भारत का हिस्सा था। 1937 में बर्मा अलग कर दिया। उसके बाद हमें इंडिया के 3 हिस्से हो गए जी, पाकिस्तान बना ईस्ट एंड वेस्ट, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश हो गया। ऑल ऑफ दिस इज प्रेडिकेटेड ऑन हिंदू मुस्लिम, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हाउ कैन यू से दिस कि भैया इट इज ऑल बेस्ड ऑन हिंदू मुस्लिम, कि मुस्लिम लोगों को उस टाइम पे उनके लीडर्स को ये लगा कि हमारे लिए ये सुरक्षित जगह नहीं है हमारे लिए। अब आप देखिए, इतना बड़ा स्टेप लिया गया कि एक सेपरेट लैंड मास वाज क्रिएटेड फॉर मुस्लिम सो दैट दे कैन लिव इन पीस एंड दे कैन लिव अकॉर्डिंग टू देयर ओन विल, अकॉर्डिंग टू देयर ओन डिजायर्स। ये बन गया जी। नाउ हाउ कैन यू से अ मुस्लिम लिविंग इन अ कंट्री क्रिएटेड फॉर मुस्लिम्स कैन बी परसिक्यूटेड? ये बड़ा ही अजीब है कि एक, अब इसके आगे का स्टेप क्या हो सकता है आप बताइए। आपके लिए एक अलग देश बना दिया जहां पे आप ही के हुक्मरान हैं, आप ही के लॉज हैं, आप ही के निस्बत चीजें बनाई गई हैं। सो देयरफॉर जब CAA लागू हुआ है, CAA का जो मेन यही है कि वो जो हिंदूज हैं या वहां के हिंदू, उनके शरणार्थी यहां आते हैं तो उनको यहाँ पे सिटीजनशिप मिल जाएगी।
पहले ये केस टू केस बेसिस पे होता था, अब उसके लिए एक लीगल प्रोविजन कर दिया गया है ताकि एक बंदा उसके लिए सिटीजनशिप ले पाए। बाय द वेरी सिंपल आर्ग्यूमेंट, Pakistan is a Islamic republic. Bangladesh is also Islamic republic. So the persecution based on Islam there is highly irregular and unlikely. So therefore, the migration and provision has to apply to Hindu, and that's the only point of contention. It's not very difficult to understand. इसको ऐसे ही इशू बनाया जा रहा है फॉर नो राइम एंड रीजन। ऑलरेडी हम लोग इस देश का इतना बड़ा हिस्सा गवा चुके हैं, क्या हमें और सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, और कॉर्नर्स देने पड़ेंगे ताकि लोग इसमें सुरक्षित। अगर सेक्युलरिज्म वाज द वे टू गो, देन व्हाई द कंट्री वाज डिवाइडेड? फिर इकट्ठे रहते, फिर यहाँ पर सारे ही लोग इकट्ठे रह लेते। बट दैट these are historical decisions, can't go back in time now to do that. And particularly बहुत इंटरेस्टिंग है ताज साहब कि जब मैं पाकिस्तानी मीडिया में ये सुनता हूं एंड दे टॉक अबाउट कि भाई ये बहुत ही खराब डिसीजन है, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि कंट्री विच हैज अ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ परसिक्यूटिंग माइनॉरिटीज इज नाउ even today in the time of social media attempting to give lessons on treatment of minorities. हमारे देश की minorities के लिए तो overriding provisions हैं of protection, not just common but separate domains भी हैं उनके लिए। So there is nothing to be concerned for people of minorities living in India. It is only applying to people जो अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो त्रस्त होकर minorities इंडिया, उनकी minorities जो इंडिया में आ रही हैं, that they will be provided citizenship of India. इसमें तो कोई मेरे ख्याल से खराब बात नहीं है। In spirit, I don't know how the implementation आगे कैसा होगा, बट इसकी स्पिरिट पे तो कोई ऐसी वो चीज नहीं दिखाई दे रही। और मैं और आपको बताता हूँ, ये केस टू केस बेसिस पे होता था। नाउ देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू डू इट इन द राइट मैनर, बट अर्लियर ये केस टू केस बेसिस पे होता था। किसी को सिटीजनशिप लेनी होती थी, उसको एक बहुत ही लंबा स्ट्रगल, अब उसके लिए इजी हो गया है। जी, आपने ठीक कहा कि ये कैसे हुआ कि टू नेशन थ्योरी के बाद मुसलमानों ने कहा कि मुसलमान ही मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। तो मुझे बुल्ले शाह की वो लाइन याद आई, तेन काफर काफर आख दे, तू आहो आहो आख। तो वहाँ पे हर कोई एक दूसरे को काफर कह रहा है। जो सुन्नी है पाकिस्तान के, पहले उन्होंने कहा बांग्लादेशी गद्दार हैं और ये काफर हैं, फिर उन्होंने कहा शिया काफर होते हैं, फिर उन्होंने शुरू में कह दिया कि अहमदिया काफर होते हैं, और अहमदिया जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ा किरदार अदा किया था, वो भी कहते हैं कि जो हमारे हजूर को नहीं मानता वो भी काफर है। तो सब मुसलमान एक दूसरे को काफर काफर कहने पे ही लगे हुए हैं और वो इसी फिक्र में हैं। तो सर, आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए हम जोड़ेंगे इस बात के साथ, मैंने अभी कहा कि CAA पे अमेरिका ने कंसर्न रिसेंटली शो किया था, भारत ने फिर अपना कंसर्न शो किया कि आप इंटरफेयर क्यों करते हैं। अब फिर सर ये कल का ही वाकया है कि उनको जो अमेरिका की एक्टिंग डिप्टी चीफ ऑफ मिशन है ग्लोरिया बर्बीना, उनको भारत में फॉरेन ऑफिस ने समन किया और 30 मिनट से ज़्यादा उनके साथ बातचीत हुई, क्योंकि उनकी सरकार यानी अमेरिका की सरकार ने केजरीवाल जी की अरेस्ट पे बातचीत की। मैंने ट्वीट सर आज दिया है कि क्या फिर भारत को कहना चाहिए कि भाई ट्रंप के ख़िलाफ़ जो मुकदमे बने हुए हैं हमें बहुत कंसर्न है। कभी कोई ऐसी बात भारत ने नहीं की कि अमेरिका में क्या कुछ नहीं होता, आज भी कालों के साथ जुल्म हो रहे हैं सर, जो हिंदुस्तानियों के साथ हो रहे हैं जी। कितने लोगों की मगें हो रही है, कितने लोगों की हड्डियां टूट रही हैं वहाँ। तो सर वहाँ पे अमेरिका में तो क्या कुछ नहीं होता पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, लेकिन अमेरिका इज ऑन द टॉप। तो क्या भारत को रोज एक स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हमें बहुत कंसर्न है? ये भारत की सरदर्दी तो नहीं है, लेकिन अमेरिका की सरदर्दी है, वेस्टर्न वर्ल्ड की सरदर्दी है। अभी जर्मन डिप्लोमेट को भी समन किया था भारत ने। तो सर आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए जो आपने बातचीत की, उसकी रोशनी में इस एंगल को कैसे देखते हैं? देखिए जी, उनके अपने मयार अपने लिए अलग हैं, वो अपने लिए कुछ भी करते रहे। हमारे यहाँ अगर कोई इलेक्शन में छोटी मोटी कोई वायलेंट एक्ट हो जाए, उसके ऊपर न्यूयॉर्क टाइम या न्यूयॉर्क पोस्ट या ऐसी कोई भी अखबारें वो सेंसेशनलाइज करके लिख देंगी। अमेरिका में इलेक्शन फ्रॉड की हिस्ट्री है। जॉन एफ कैनेडी के ऊपर
मैसिव एलिगेशन है। मैं आपको हंड्रेड्स ऑफ आर्टिकल्स दिखा दूंगा जहां पर जॉन एफ कैनेडी के ऊपर एलिगेशन लगाई जाती है कि उसने इलेक्शन फ्रॉड किया शिकागो में। कुक काउंटी की आज तक उसके ऊपर केस स्टडीज लिखी जाती हैं कि कुक काउंटी को कैसे हाईजैक किया गया, मरे हुए बंदों की वोटें डलवा दी उन्होंने इन 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 दी इन इलिनॉय एज वेल एज इन द न्यू इंग्लैंड एरिया, मरे हुए लोगों की वोटें जर्सी में। इलेक्शन फ्रॉड्स वहां पे हुए हैं जी। एल गोर और जॉर्ज बुश के टाइम पे आप बता दें कि एल गोर मेजॉरिटी वोट लेकर बैठा हुआ है और गवर्नर साहब जो हैं फ्लोरिडा के, वो जॉर्ज बुश के जो भाई जेब बुश वो गवर्नर हैं। वहां पे रिकाउंट हो रहा है और रिकाउंट में उन्होंने गड़बड़ कर दी है, इतनी गड़बड़ कर दी है, फिर आपस में वो बैठकर दोनों ने डील कर ली, जॉर्ज बुश और एल गोर ने। उसने कहा जी मैं कंसीड कर लेता हूं क्योंकि नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। यू हैव ए हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ दिस। अभी मैं आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की, भारत देश में करप्शन ब्राइबरी को इंट्रोड्यूस करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। नॉट जस्ट वी, उनके अपने हुक्मरानों ने डिक्लेयर किया था यहां पे मैसिव ब्राइबरी होती है, मैसिवली करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने उस टाइम पे टीन्योर ऑफ द एवरेज गवर्नर को 4 साल कर दिया। उन्होंने कहा इससे ज्यादा रहना नहीं चाहिए क्योंकि हाईली करप्ट लोग हैं और हमको पैसा नहीं पहुंचा रहे। और आज भी इन लोगों की मेंटालिटी में चेंज नहीं आ रहा है। ग्रेजुअली दीज इंस्टेंसेस आर रिड्यूसिंग, पर फिर भी ये लोग हमें बताना चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस क्या है। ड्यू प्रोसेस ही, आप अपने ड्यू प्रोसेस देख लें। आपने अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट को, हु इज द नंबर 1 कंटेंडर फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसको इंडाइट किया हुआ है पुराने 20-20 साल 10-10 साल पुराने केसेस के अंदर। ठीक है जी। आपको जब जब मौका मिलता है, वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फिक्सिंग योर ऑन पीपल, आप उसको फिक्स करने में सबसे ज्यादा आगे आप रहते हो। सरकारें आपने बदली हैं, चाहे अफ्रीका हो चाहे मिडल ईस्ट हो, वहां पर हिस्टोरिकली ये आपका पैटर्न है। और आज अब ऐसा कमेंट, देयर इज, मैं ये नहीं कहता कि हर चीज हमारे देश में बड़े प्रोसीजर से होती है, तरीके से होती है, बट ये हमारा इंटरनल अफेयर है। वी आर नॉट योर कॉलोनी। हमारे यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज वो इतनी पावरफुल हैं, हमारी इंस्टीट्यूशंस इतनी स्टेबल हैं कि दे हैव देयर ओन मैकेनिज्म्स ऑफ डीलिंग विद आवर ओन प्रॉब्लम्स। हमारी यहां माइनॉरिटी भी इतनी सशक्त है कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील कर सकती है। उनको पाकिस्तान के या बांग्लादेश के या अफगानिस्तान के या मिडिल ईस्ट के मुस्लिम्स की जरूरत नहीं है। दे आर कैपेबल ऑफ डीलिंग विद देयर ओन प्रॉब्लम्स। सो देयरफॉर आई बिलीव दिस एजुकेशन which we are receiving, and these comments are very very frivolous. These should not be made. और इसकी क्या जरूरत है? आप अपने देश में देखें, हमारे अपने सिस्टम्स हैं आज भी भारत देश में जी। अगर आप साउथ से शुरू हो जाओ, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है जी, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, केरला में नहीं है, कर्नाटका में नहीं है। ठीक है जी। आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, वहां पर भी कई ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सरकार नहीं है। बिहार में मिक्स्ड गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र में मिक्स्ड गवर्नमेंट है, हिमाचल में सरकार नहीं है, ठीक है, पंजाब में सरकार नहीं है, बंगाल में सरकार नहीं है। तो देयर इज सफिशिएंट ऑपोजिशन टू बीजेपी। उनको ऊपर प्रेशर डालने के लिए, उनके ऊपर वो कराने के लिए, अगर कोई उल्टी सीधी कोई चीज होती है तो देयर इज सफिशिएंट प्रोविजंस इन लॉ। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉच कर रहा है, हाई कोर्ट इज देयर व्हिच विल वॉच ओवर दिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं जो इसको देखेंगे, प्रोसीजर्स आर देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगेन ये बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भारत देश में कोई उल्टी सीधी चीजें नहीं होती हैं, बट द सिस्टम इज स्ट्रांग इनफ टू रिकॉग्नाइज इट एंड अटेम्प्ट टू रेक्टिफाई इट। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे ढंग के साथ एनालाइज किया। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें वक्त देते हैं और बहुत ही जो डूंगे सब्जेक्ट्स हैं, गहरी बातें जो हैं उन पे एनालाइज करते हैं हालात को, वाक़यात को। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। व्यूअर्स, बातचीत सुनिए आपने प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की। हम उनके बहुत शुक्रगुजार रहते हैं कि हमें वो वक्त देते रहते हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ पे अपनी बेहतरीन रिसर्च के साथ चीज़ों को एनालाइज करते हैं। और हम एज़ यूजुअल कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते उनके साथ बातचीत आपके सामने लाते रहें। आज की बातचीत मेरे साथ प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पे डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.